मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज पर। हम लोग मूल विधि में हैं और मूल विधि पर हम लोगों ने इसके पहले मानवाधिकार अधिनियम 1993 को मेंटेन किया, उसके बेस को जाना, कुछ आधारभूत जानकारी, ये अधिनियम किन परिस्थितियों में कब आया, किस तारीख से लागू हुआ और कुल कितनी धाराएँ हैं, पार्ट हैं। तो उस पूरे अधिनियम में जो हम लोग देखे थे उसको हम आगे ले चलें। उसके पहले हमने बताया भी था लास्ट क्लास में कि आप मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पढ़ के बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो आप बिल्कुल पढ़ के तैयार रहें, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि आज की क्लास में छोटा सा एक टेस्ट होने वाला है आपका। तो जो लोग ऐसे हैं कि अभी न मेंटेन किए हों, एक बार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पढ़ लें, पढ़ चुके हों तो नोट्स को फेर करके फिर आएँ इस क्लास में, क्योंकि आज हम आंसर देने वाले नहीं हैं, आंसर आपको देना है। कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम आए हैं। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी बातें हैं, पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपके डाउट, अब तक कुछ सवाल आप सबके आए थे, तो उसमें एक सवाल ये था कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद, एक सज्जन ने सवाल पूछ रखा है कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद अधिनियम लागू क्यों नहीं हो गया। अब देखिए, कोई भी विधेयक अधिनियम कब बनेगा, एक्ट कब बनेगा, जैसे ही दोनों सदनों से पारित हो जाए और भारत के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए। तो भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से विधेयक अधिनियम बनता है, अधिनियम लागू नहीं हो जाता है। फिर क्या करना होता है, यह अधिनियम बनकर तैयार हो गया, तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि अधिनियम का नोटिफिकेशन न किया जाए, प्रकाशन न किया जाए, और उस प्रकाशन में बाकायदा सरकार द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा, सार्वजनिक सूचना दी जाएगी किस बात की, कि यह अधिनियम पूरे भारत पर या किस हिस्से में इस तारीख से प्रवृत्त होगा। तो बाकायदा अधिनियम बनने के बाद डिक्लेरेशन की घोषणा की जाती है। यही कारण है कि कई बार भारत के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर पता चला 3 सितंबर को हो गया 2005 में ही, लेकिन पता चला लागू हो रहा है अक्टूबर में, नवंबर में, 1 साल बाद। क्यों? क्योंकि अधिनियम बनने की तिथि ये है और अधिनियम लागू होने की तिथि जब अधिनियम को लागू करने के लिए भारत सरकार घोषणा करेगी तब लागू होता है। ठीक, तो जहां ऐसा डाउट हो वो समझ लें। तो ये एक मेजर डाउट था आपका, उसे हमने खत्म करने का प्रयास किया। ठीक, चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो आधारभूत कार्य हैं। हम लोगों ने देखा था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में 3 ही तो बात है, और बात है एक धारा 3, धारा 21 और धारा 30। 3 प्रावधान करने के लिए मशीनरी विकसित करनी थी, जिसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्यों के राज्य मानवाधिकार आयोग और तीसरा मानवाधिकार न्यायालय स्थापित किया गया। यही 3 बात थी। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या आधारभूत कार्य हैं। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य की बात करें तो सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि ये सदी ही किसकी है, मानवाधिकारों की सदी है। ठीक, ह्यूमन राइट की सदी है। फिर अगर अब बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला अगर उसके संज्ञान में आए या शिकायत अगर उसके पास आ रहा है तब वह जांच कर सकता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो आधारभूत काम है, जिसका गठन इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत किया जाता है, उसका मूल काम है, अगर उसके पास स्वतः संज्ञान में आया मामला या शिकायत के माध्यम से उसके पास तक आया मामला, लेकिन मामला किस बात का हो, मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला है, तब उसकी जांच का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास है। फिर देखिए, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, उसके उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है। ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो क्या कर सकता है, उसके पास पावर है कि अगर मानवाधिकार किसी न्यायिक मामले में भी मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला है, तब ऐसे मामले, न्यायालय के मामले में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार किसके पास है,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास है। तो कई बार ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है, क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? हमारा उत्तर होगा हाँ, लेकिन लिमिट है, केवल मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़े मामलों में। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जेल का दौरा कर सकता है। इस आयोग के पास पावर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास, कि वो जेल का दौरा कर सकता है, वहाँ बंदियों के हालात को देख सकता है और उसमें सुधार के लिए सुझाव भी दे सकता है कि माने जेल के अंदर अमानवीय परिस्थितियाँ तो नहीं है, मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, वहाँ जा सकता है। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करता है। मानवाधिकार कैसे और संरक्षण हो, इसमें जो रिसर्च हो, स्टडी हो, वो सब भी दायित्व तो किसका है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास कार्य है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मुआवजे के भुगतान की भी सिफारिश कर सकता है। अगर कहीं मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला है तो वहाँ मुआवजे की भी सिफारिश सरकार से कौन कर सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों को महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है, सजेशन भी दे सकता है कि मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए आप ऐसे कदम उठाएं। और इस मामले में केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार दोनों को क्या किया जा सकता है? दोनों को सुझाव देने की पावर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार की स्थिति पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को, तो वार्षिक रिपोर्ट ये तैयार करता है, विशेष रिपोर्ट भी तैयार करता है, लेकिन देगा किसको? ये देगा रिपोर्ट अपनी केंद्र सरकार को। ठीक, तो इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसका कार्य है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सेमिनार, जनसंचार, मीडिया, प्रकाशन, इन सब के माध्यम से मानवाधिकार के प्रति जन जागरूकता बढ़ाए, लोगों को जागरूक करे, ये स्टडी करे, ये भी काम किसका है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जांच के मामले में, जो भी मानवाधिकार के उल्लंघन का मामले की जांच करता है, उसके पास पावर कौन सी है? दीवानी मामलों की पावर है। जैसे किसी सिविल कोर्ट के पास मामले की जांच के लिए समन भेजना, बुलाना, ये सब पावर है, वो सारी पावर किस में निहित है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। याद रहे, क्रिमिनल न्यायालय के, आपराधिक न्यायालय के अधिकार इसके पास नहीं है, दीवानी मामलों के अधिकार इसके पास हैं। जो राइट्स दीवानी न्यायालय के पास हैं अपने मामले के सुनने के लिए, वैसे ही राइट इसके पास हैं। अगर इस पूरे राष्ट्रीय आयोग की समस्या पर बात करें तो मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए विशेष तंत्र का अभाव है। इसके पास अपनी कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि ये क्या कर सके? जांच कर सके उस मशीनरी के द्वारा। जैसे सीबीआई के लोग हैं, पुलिस की अपनी विंग है, ऐसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास कोई विंग नहीं है। ये सिफारिश करता है, तो जिसमें स्टेट मशीनरी सरकार को आदेश दे सकता है जांच की, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, इसके पास अपने निर्णय को लागू कराने के लिए कोई मशीनरी नहीं है कि कोई निर्णय हुआ, ये केवल सिफारिश दे सकता है। राज्य सरकार को सिफारिश का अधिकार है, इसके पास निर्णय को लागू करवाने की पावर नहीं है। इसके अलावा मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटना का अगर 1 वर्ष हो गया है तो उसके आगे टाइम बार्ड हो जाता है, समय निषिद्ध हो जाता है, उसके आगे इसके पास पावर नहीं है। ठीक, तो 1 साल से आगे के मामलों को अगर हो गया है मानवाधिकार उल्लंघन का, तो उसको सुनने की शक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास नहीं है। चलिए, ये तो आप जाने क्या आपका डाउट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़े कुछ अधिकार क्या हैं जो बहुत ही आपके लिए रेलेवेंट हैं, क्योंकि इस मुद्दों से सवाल कई बार उठते हैं। अब आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बहुत अच्छे से जान समझ चुके, पढ़ चुके, जो डाउट थे वो भी ले लिया हमने। अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, ठीक? तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल तैयार होंगे। अब आपके सामने बारी बारी से एक एक प्रश्न आएंगे और प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें और अपने कॉपी में भी उसका आंसर नोट करें और देखें कि क्या आप जो पढ़े वो बात हल कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो अगर आप अभी चाहते हो कि एक बार रिवीजन कर लें तो यहीं वीडियो पॉज कर दीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, फिर इस टेस्ट को दीजिएगा। ठीक, लिखा है निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में कौन सी तारीख को मनाते हैं? देखिए 4 तारीख विकल्पों में आपके पास हैं, 10 जनवरी, 10 मई, 10 जून और 10 दिसंबर। इसका जो सही उत्तर हो आप कमेंट बॉक्स में दें। चलिए फटाफट, मेरे ख्याल से ये इस प्रश्न का उत्तर तो लगभग सभी जानते होंगे। दूसरा प्रश्न जो आपके सामने है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब जारी की गई थी?
ठीक है, 4 विकल्प हैं आपके पास। इन 4 विकल्पों में आपको सही उत्तर देना है कि मानवाधिकार पर जो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी वो कब की गई थी। 4 विकल्प हैं, 10 दिसंबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 10 दिसंबर 1945 को और 16 दिसंबर 1966 को। जो भी आपको सही उत्तर दिखता हो उसे आप दें। अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो 10 दिसंबर 1948 को, इस प्रश्न से पीछे वाले प्रश्न को चेक भी कर सकते हैं सही है कि गलत। 10 दिसंबर 1948 को जारी की गई थी, उसके द्वारा प्रावधान, ज़्यादातर प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में रखे गए हैं, है ना। जो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी उसके लगभग प्रावधान कहाँ किए गए हैं, बेसिक लेक्चर में ही हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। 4 विकल्प संविधान की प्रस्तावना में है, मूल अधिकार वाले भाग में है, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, कि संविधान में कहीं भी नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको समझ में आए आप दें। आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का वर्ष पूछ रहा है। 4 विकल्प हैं, 1948, 1990, 1992 और 1993। इसमें जो आपको सही उत्तर लिखता हो कमेंट बॉक्स में दें। तैयारी ना हो तो तैयारी करके इस टेस्ट में शामिल हो, छोटा सा टेस्ट है। इसी बहाने हम भी जान पाएंगे आपके आंसर से कि आप सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सबको कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर देना है। चैनल के रूल्स फॉलो करने हैं, क्लासेस फॉलो करनी है। और देखिए ये आपके चैनल पर एक कमेंट आजकल आ रहा है, ये आपके बीच के ही आपके मित्र हैं और बहुत ही कम समय में बस फिक्स प्योर मटेरियल चैनल पर विश्वास किया, तरीके से प्लेलिस्ट में जाकर एक एक क्लासेस को पढ़ा और जो प्रैक्टिस थे उसको फॉलो किया और आज परिणाम आपके सामने हैं। श्रीमान जी सेलेक्ट हो गए हैं, आपका भी नंबर अब है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 बातें हैं, प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। यह एक केंद्रीय अधिनियम है, फिर लिखा है 28 सितंबर 1993 से यह अधिनियम लागू हुआ था, फिर लिखा है इस अधिनियम में कुल 43 धाराएं 8 अध्याय हैं, यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। 4 विकल्प, इन 4 विकल्पों में जो गलत हो 1993 के अधिनियम के बारे में ये आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं मिलता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना और राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना। इनमें से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत क्या नहीं आता है, ये आपको बताना है। आसान सवाल है, अगर पढ़े समझे होंगे तब। बहुत बार मैंने बताया है, बहुत ही। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा सही सुमेलित नहीं है। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो एक प्रश्न का प्रकार मैंने ये भी बता दिया। महत्वपूर्ण धाराएं हमने बता रखी हैं। धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, धारा 30 में मानवाधिकार न्यायालय, धारा 31 में नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति। महत्वपूर्ण धाराएं इसकी मैंने बता रखी हैं, उसमें कौन से प्रावधान हैं। एक सवाल इस प्रकार भी बनता है, तो आप देखें, समझें और सही उत्तर दें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 बातें हैं, इस पर तो अभी चर्चा किया हम लोगों ने। आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है। दूसरा है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश द्वारा की जाती है। तीसरा है, आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। चौथा है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। 4 विकल्प है, ये 2019 वाले अमेंडमेंट की ओर संकेत भी कर रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर फटाक से आप कमेंट बॉक्स में दें, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के जो संगठन है, संरचना है, उसके बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है,
लिखा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथनों को चिन्हित करना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात कर रहा है, प्रश्न को समझ लेंगे। लिखा है कि UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जून 2006 में किया गया था। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मानवाधिकार आयोग के स्थान ले लिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मानवाधिकार आयोग का स्थान ले लिया। फिर तीसरा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल 47 सदस्य होते हैं। और फिर चौथा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो ये जो 4 विकल्प हैं इनमें एक विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प गलत है उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। हम लोग अभ्यास प्रश्न की ओर हैं। अब आज के सेशन का अंतिम प्रश्न का उत्तर दें तो फिर हम लोगों की हो जाए छुट्टी, आगे हम लोग बढ़ें। और आज है कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है और उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है। हमने बताया भी था पढ़ाई के दौरान कि ये 2 तो आपको अपने से हमेशा अपडेट रखना है। तो इन 2 प्रश्नों का उत्तर फटाफट कमेंट बॉक्स में आप दें, जल्दी से, फटाक से दें। ठीक, तो आज के सेशन में बस इतना ही, एक छोटा सा प्रैक्टिस, उसमें आपके उत्तर आए। और हम लोग हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसका बेस लिया हम लोगों ने। हम लोग तो ये जानते हैं कि अधिनियमों को पढ़ा कैसे जाता है, तो उस आधार पर किसी भी अधिनियम को पहले ब्रीफ कर लेते हैं और फिर अब अगले पार्ट में, मूल विधि के अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग पर, स्पेशली RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जो केंद्रीय सूचना आयोग गठित हुआ है और राज्य सूचना आयोग कैसे गठन होता है, मेंबर्स कौन होते हैं और इनके पास राइट्स क्या हैं। ठीक, तो आज दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे मूल विधि की अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।